मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। अभी मैं कुछ नहीं बात बताऊंगा, ना मैं कुछ बोलूंगा, ना मैं किसी को कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। यहाँ कोई बकवासबाजी नहीं, सिर्फ पढ़ाई से चीज बात करेंगे। चलो, पहला वर्ड है आज का हमारा आर्डस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ओयूएस आ जाए तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा फेमस, फेमस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आर्डस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। आर्डस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो बहुत ही कठिन हो, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती हो, उस काम को हम लोग कहेंगे आर्डस। तो वेरी डिफिकल्ट या रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, जिस काम में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत हो। सेंटेंस और पिक्चर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आगे बहुत मजा आने वाला है, तो ये मजा आपको मिलता रहेगा एज इट इज। अब आपको पता है कि जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ये काम हमारे लिए बहुत कठिन होता है, तो हमने पिक्चर बनाई है उसी तरीके की, और सेंटेंस भी लिखा है कि क्लाइंबिंग द माउंटेन, पर्वत पे चढ़ना, वॉज एन आर्डस टास्क। तो टास्क यहाँ पर नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। मैं धीरे धीरे वो क्या मैं ग्रामर भी रिवाइज करवाते हुए चलूंगा आपकी। तो मुझे आज का एक पहला पॉइंट बताओ कि नाउन की विशेषता कौन बताता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। नाउन की विशेषता कौन बताता है, तो आप कहोगे भैया नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों की विशेषता बताता है कौन, एडजेक्टिव। इन दोनों की इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव। चलो जी, पहला पॉइंट बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस था कि क्लाइंबिंग द माउंटेन, यानी कि पहाड़ चढ़ना एक कठिन काम था। अब काम क्या है यहाँ पर, टास्क, और कठिन यहाँ पर क्या है, आर्डस। आज समझ में आ गया। इसका ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा थोड़ी देर में ही अभी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। एनिहिलेट, एनिहिलेट क्या होती है, एनिहिलेट अपने आप में एक वर्ब होती है, वर्ब यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो क्रिया है तो इसका मतलब कोई काम करना होगा यहाँ पर। एनिहिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को जड़ से मिटा देना, मतलब पूर्ण रूप से उस चीज को ध्वस्त कर देना, उस चीज को नष्ट कर देना, इसे कहते हैं एनिहिलेट कर देना, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक सभी को, पूरी तरह से नष्ट करना, इसे कहते हैं एनिहिलेट, ठीक। द आर्मी एनिहिलेटेड, आर्मी ने एनिहिलेट कर दिया एनिमी के कैंप को, दुश्मन के कैंप को। तो सेना ने दुश्मन के सिविल, सिविल मतलब कैंप को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, यानी कि एनिहिलेट कर दिया। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इस पिक्चर से बढ़िया कुछ समझ में नहीं आ सकता एकदम। इन्होंने ये कैंप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, जैसे पाकिस्तान में नहीं हुआ था कि हमारे सैनिकों ने गोले बारूद बरसाए थे ऊपर से एयरक्राफ्ट से और इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। तो एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को जड़ से मिटा देना। अगला, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व क्या होता है भाई, एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी चीज, किसी व्यक्ति को, देखो ये भी वर्ब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्ब है। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी व्यक्ति को आरोप से बरी कर देना, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, यानी कि किसी को दोष मुक्त कर देना। पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल शानदार दिखाई दे रही है कि भाई ये बंदा इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि इसको कोर्ट ने, यहाँ देखो कोर्ट ने क्या कर दिया है, आरोप से बरी, तो इसका ठिकाना नहीं है खुशी का। द कोर्ट एब्सॉल्व हिम, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया उसके चार्जेस से। अब इसके साथ साथ यहीं पर एक पॉइंट हम लोग लिखते चलेंगे कि भाई एब्सॉल्व के पीछे फिक्स प्रीपोजिशन लगती है ऑफ, ये पेपर में कभी कभी आता है। चैप्टर वाइज ग्रामर में तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी मैं बीच बीच में बताते हुए चलूंगा आपको, जो मुझे काम की बात लगेगी। तो द कोर्ट एब्सॉल्व हिम ऑफ ऑल चार्जेस, मतलब जितने भी चार्जेस उस पे सबसे उसको बरी कर दिया। अच्छा, अभी ए में ही आगे चल के एक वर्ड आएगा जिसका नाम होगा एक्विट, ACQUIT, एक्विट। इसके पीछे भी ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, एक्विट ऑफ, यानी कि किसी पर जो आरोप लगे हैं उससे उसको बरी कर देना। तो या एक वर्ड हमने यहां से भी कवर कर लिया, क्योंकि सिनोनियम है, एक ही है तो मैंने लिख दिया। बहुत सारे मैं लिखूंगा नहीं, बहुत सारे तो मैं प्रैक्टिस के टाइम पे कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक से चल रहे हैं हम, तो बेसिक्स वाले में हम लोग धीरे धीरे ही कवर करेंगे। चलो, अदालत ने उसे आरोपों से मुक्त कर दिया, क्या कर दिया भैया, मुक्त कर दिया, उसके आरोपों से उसे मुक्त कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया, एक्विट भी कह सकते हो आप इसको, ठीक। अच्छा, एब्सॉल्व के पीछे भी ऑफ लगता है और एक्विट के पीछे भी ऑफ लगता है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एब्सकॉन्ड। सर नहीं, किसी बुक से नहीं करना है, जो मैं करा रहा हूं उससे कर लो बस। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है तो इससे कर लो, पेपर बाहर नहीं आएगा, सारी वोकैब यहीं से फंसा दूंगा बस, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और बुक तो हमारी आएगी अभी बहुत जल्दी आने वाली है, मार्च में हम लॉन्च कर देंगे बुक को, तो क्यों वो कर रहे हो बेकार में। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना, ठीक है, कानून से भागना, क्या भी कह सकते हैं, कानून से बचकर भागना, कानून से बचकर भागना, ठीक है। स्केप सीक्रेटली टू अवॉइड अरेस्ट, मतलब गिरफ्तार होने से बच के भाग जाना, कि भाई गिरफ्तार ना हो जाऊं। तो ये कौन है, ये बिल्कुल सही फोटो लगाइए, विजय माल्या। विजय माल्या भाई साहब को आपने देखा होगा, है ना, ही एब्सकॉन्डेड, कहां भागे थे वो, लंदन भागे थे शायद। हाँ लाइव है। हाँ, इन सबके मैं जवाब बाद में दूंगा लास्ट में, इनमें इतना पेशेंस तो है, ठीक है। क्लास लाइव है, इनको खुद पता होगा कि लाइव है, जब मैं शुरू में कह के चलाऊं कि आज ये लाइव है, वैसे रिकॉर्डेड मिला करेगी। लाइव में आपको ग्रामर ही मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगी, बट बीच बीच में जो है लाइव मिलेगी, बीच बीच में, है ना, वो मैं जिस दिन होगी उस दिन बता दिया करूंगा, कमेंट पढ़ के पता चल जाता है कि लाइव है या नहीं है, ठीक है। अरुण गुप्ता, रवीना, स्नेहा, नीतीश, प्रवीण सिंह, सुभी गुप्ता, ठीक है, विकास रॉय, सारे बच्चे इस समय पर हमारे साथ हैं, ठीक। चलो, बाकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा क्लास के लास्ट में। यहाँ सीरियस होकर पढ़ लो, यहाँ ऐसी कोई हरकतें नहीं, रोजाना क्लास होगी, डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके, है ना। लाइव क्लास रोजाना 3 बजे ही होगी, ठीक। अच्छा जी, तो विजय माल्या एब्सकॉन्डेड टू अवॉइड अरेस्ट, बचने की वजह से वो भाग गया कि भाई गिरफ्तार ना हो जाऊं। इन द लोन डिफॉल्ट केस, उस पे कौन सा केस लगा था, लोन का, विजय माल्या ने लोन ले रखा था ना, लोन का केस लगा था। नीरव मोदी पे भी वही केस लगा था, तो इस वजह से जो है वो चुपचाप देश छोड़कर भाग गया। तो चुपचाप देश छोड़ के भागने को, या जरूरी नहीं देश ही छोड़ के भागे, कहीं से मान लो स्टेट से दूसरे स्टेट में भाग गया, उसको भी हम एब्सकॉन्ड ही कहेंगे। तो मेन है फरार हो जाना कानून से बच के। चलो जी, अगला वर्ड एफ्लुएंट। एफ्लुएंट व्यक्ति कैसा होता है, अच्छा, एफ्लुएंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, ठीक है। एफ्लुएंट व्यक्ति होता है रिच, अमीर, धनी, वेल्दी भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। ज्यादा मैंने रखे नहीं है, शुरू में एक एक दो दो ही रखे हैं, ठीक है, क्योंकि जब ए टू जेड करा रहा हूं तो सारे आगे आएंगे। मान लो ओ का वर्ड आएगा तो ओ के टाइम पे ऑपुलेंट आ ही जाएगा, तो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। जब डब्ल्यू का आएगा तो डब्ल्यू वाले में आ जाएगा वेल्दी, ठीक। तो धनी या अमीर,
अब ये देखो, ये बंदा तुम्हें कौन लग रहा है, बता सकता है कोई मुझे? ये अंबानी का बेटा है, उसकी फोटो जैसी लग रही है ना। तो ये आदमी कैसा है? एफ्लुएंट आदमी है। एफ्लुएंट का मतलब है ये अमीर व्यक्ति है, ठीक है। ही कम्स ऑफ एन एफ्लुएंट फैमिली। यहाँ ना बेटा गलत प्रेपोजिशन लिखा है, इसको करेक्शन कर लेना, पीपीटी में भी मैं करेक्शन करा दूंगा, और आपको जब वो देंगे प्रिंटेबल पीडीएफ, उसमें ऑफ करके देंगे। कम्स फ्रॉम नहीं होता, कम्स ऑफ। और ये बहुत काम की चीज है, इसको लिख लेना। कम ऑफ इज इक्वल टू बिलोंग टू। तो या तो मैं कहूं ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, या ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। आप कहोगे भैया कहीं से आना उसके लिए तो फ्रॉम लगता है, तो यही गलती है कि पेपर में ऑफ नहीं आया, फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ इसका आंसर आएगा, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं बस उसको मान लेना कि हाँ यही होता है, ठीक। फ्रॉम तुम्हें पढ़ने में अच्छा लग रहा है बट वो होता नहीं है। तो ही कम्स ऑफ एन एफ्लुएंट फैमिली का मतलब है वह एक परिवार से नाता रखता है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? कम ऑफ इज इक्वल टू बिलोंग टू, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, किस भी वर्ड के लास्ट में टी वाई लगा हो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी, प्रॉपर्टी, एडवर्सिटी, वो नाउन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एडवर्सिटी होता क्या है? एडवर्सिटी होता है विपत्ति का समय, कठिनाई का समय, या और अगर हम कहें बुरा वक्त। जब किसी व्यक्ति का कोई बुरा वक्त होता है उसे हम एडवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ही रिमेन्ड काम इन एडवर्सिटी, वह मुसीबत के समय में भी, कठिनाई के समय में भी शांत रहा। और जिंदगी में एक बात याद रखना, वक्त बुरा आए तो शांत रहना, चुप रहकर काम करना है, ठीक है। तो एडवर्सिटी में भी क्या करना है? काम करना है। अच्छा, कभी कभी पेपर में एडवर्सिटी का एंटोनियम पूछ लेता है, ठीक है। ये कुछ बातें मैं ऐसे बताता चलूंगा जो मुझे लगेगा कि यहाँ बता देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर सबके एंटोनियम करा दो, वो तो सब प्रैक्टिस में कराऊंगा बाद में। तो एक एक दो दो बीच में बता दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्सिटी होता है बुरा वक्त, बुरा वक्त। और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी ये होता है सुख समृद्धि, सुख समृद्धि। समृद्धि देखना कैसे लिखते हैं, एक बार देख लेना, शायद ऐसे लिखते हैं, सुख समृद्धि। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। और जो एग्जाम में पूछता है वो मैं धीरे धीरे सब बताते हुए चलता हूँ हमेशा क्लास में बच्चों को। तो एडवर्सिटी का उल्टा हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस अलग से और देता हूँ जिससे आपकी धीरे धीरे बुद्धि का भी विकास हो, ठीक है। सेंटेंस सुनो क्या है, ये अपने में चाहे आप ऐड कर सकते हो बाद में, ठीक है। क्या है सेंटेंस और कैसा लगेगा बताना कमेंट बॉक्स में। एडवर्सिटी, ये मेरा मानना है ऐसा, ब्रिंग्स आउट, ब्रिंग्स आउट द लेटेंट टैलेंट, द लेटेंट टैलेंट इन अ मैन, इन अ मैन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। और विपत्ति, एडवर्सिटी, तो जब भी विपत्ति आती है ना, इंसान पे बुरा वक्त आता है, तो उसके अंदर का जो अंदर का टैलेंट है ना वो भी बाहर निकल के आता है। जैसे मान लो मुसीबत है तो आदमी ना उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो अंदरूनी चीज, उसकी अंदरूनी ताकत जो है वो बाहर निकल के आती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं बुरा वक्त इंसान के अंदर का भी छिपा हुआ टैलेंट बाहर निकाल देता है। तो अब ये सेंटेंस में तुम्हें मजा आया होगा, मजा आया तो दिल मारो फेंक के, ठीक है। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट, ठीक है। आपका लक्ष्य बैच शो नहीं कर रहा है अभी, शो कर रहा होगा, आरडब्ल्यूएसएससी एग्जाम देखना, उस पर मिलेगा, ठीक है। मतलब सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट, एलेग, एलेग वर्ब है, और इसी को हम एलिगेशन भी कहते हैं, आपने सुना होगा एलिगेशन, ALLEGATION, एलिगेशन। एलेग से ही एलिगेशन बना है, बस एलेग वर्ब है और एलिगेशन क्या होता है? नाउन होता है। तो इसका मतलब होता है बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना। एलिगेशन होते हैं ना, झूठे आरोप लगा देना बिना सबूत के, ठीक है। तो बिना सबूत के आरोप लगाना, यानी कि क्लेम समथिंग विदाउट प्रूफ, बिना सबूत के आरोप लगाना, ठीक। अब ये रिसेंट का एग्जांपल है, जैसा कि मैं नए नए एग्जांपल जोड़ता ही हूं अपनी दिमाग की उपज से। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस 2025 का पेपर लीक का बहुत सवाल चला था, तो बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने, टीचर्स ने आरोप लगाए, लेकिन वो आरोप जो है प्रूव नहीं है, मतलब कोर्ट ऐसा मानता है, हालांकि सबको पता है कि पेपर लीक हुआ है, पर कोर्ट कहता है कि भाई सबूत क्या है? ऐसे तो कोई कुछ भी एआई से बना के दे सकता है। तो कोर्ट के अनुसार जो है स्टूडेंट्स ने अलग किया, झूठा आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस एग्जाम पेपर वाज लीक्ड ड्यूरिंग द एसएससी एग्जाम, ठीक है। कि जब एसएससी ने पेपर कराया तो उस समय पर दिल्ली पुलिस का एग्जाम लीक हुआ था, ऐसा मानना है कि भाई कोर्ट ये कह रहा है कि स्टूडेंट ने झूठा आरोप लगाया इस चीज, क्योंकि सबूत नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं भाई ऐसे तो टेलीग्राम पे तो कुछ भी घूम सकता है, ठीक है ना। पर आपके एग्जाम्पल बहुत मस्त होते हैं भाई, मेहनत करते तो इस वजह से। आप बस रिवाइज क्या करो, है ना। इससे बढ़ के पूरे भारत में इंग्लिश में कोई तरीका नहीं है कि वहीं पिक्चर भी हो, वर्ड भी हो, पार्ट ऑफ स्पीच भी हो, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, सेंटेंस, और उसी सेंटेंस की हिंदी भी हो। और लास्ट में भी देखना और मजा आएगा जब इसका ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव करोगे तो। नेक्स्ट, एब्ज्योर। अब दो वर्ड बहुत तंग करते हैं, एक तो एब्ज्योर और एक एडज्योर। पर क्या है, यहां पर डी रहेगा और यहां पर बी रहेगा, तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने साथ में रख दिया। एब्ज्योर का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, कसम खाकर त्याग देना, शपथ लेकर। तो हिंदी में हमने लिखा त्याग देना या छोड़ देना। तो गिव अप फॉर्मली, फॉर्मली का मतलब है कि आपने कह के, कसम खा के त्यागा है उस चीज को, ठीक है। रिनाउंस का मतलब भी छोड़ देना या त्याग देना ही होता है, ठीक है। अब देखो, ये बंदा जो था ये डॉन हुआ करता था, बंटी डॉन। तुम्हारा नाम लिख देता हूं इसमें, बंटी। तुम में से बंटी तो नाम नहीं है किसी का, ये बंटी डॉन हुआ करता था। बंटी डॉन देख रहे हो, पहले हाथ में धुआं, मुंह में यहाँ पे सिगरेट, चेन, सोने की अंगूठियां, और ये पता नहीं क्या शराब, पैसा, ये सब कुछ, अल्कोहल, ये बंदूक, सब कुछ। तो ये डॉन था, बंटी डॉन। बंटी डॉन को लगा यार चंद्रगुप्त की तरह, चंद्रगुप्त की नाम था ना, है तो जी, जिसने वो त्याग दिया था बाद में, युद्ध त्याग दिया था बाद में, अशोक। गुड, क्या बात है यार तुम्हारी, सच्ची है। तो अशोक की तरह इसने भी बाद में मारकाट छोड़ दी और इसने एब्ज्योर कर दिया। एब्ज्योर का मतलब है त्यागना। किसको त्याग दिया? वायलेंस को। और वायलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंसा। तो भाई बंटी डॉन, बंटी से क्या बन गया? बंटी से बाबू बन गया, बाबू, ठीक है। क्या बन गया? बंटी से बाबू बन गया, ठीक है, बंटी डॉन। तो एब्ज्योर का मतलब समझ आ गया भैया, त्याग देना। अगला देखो, नेक्स्ट, नेक्स्ट है एडज्योर। वो एब्ज्योर था, ये एडज्योर था। यहाँ पे डी साइलेंट होगा, डी क्या रहेगा? साइलेंट, साइलेंट, ठीक है। डी यहाँ पर साइलेंट होता है, डी यहाँ पर होता है साइलेंट,
एज्योर। तो भैया ऐसे तो एडजेक्टिव में भी डी साइलेंट होता है, हाँ वो भी एडजेक्टिव नहीं पढ़ा जाता, एडजेक्टिव 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 नहीं पढ़ा जाता वो, ठीक है, बट हमारे यहाँ तो सब देसी में लगा देते हैं। तो एज्योर का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करना, या अर्ज करना। अर्ज का मतलब भी होता है किसी से किसी बात को कहना, ठीक है, प्रार्थना करते हुए, एक तरीके से निवेदन करते हुए कहना। तो विनती करना या किसी बात को जोर देकर कहना, तो अर्ज या रिक्वेस्ट स्ट्रांगली, ठीक है। अच्छा देखो, आई एज्योर यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं टू स्पीक द ट्रूथ, कि भगवान के लिए सत्य बोल दो, सच बोल दो। और दोनों हाथ जोड़ के खड़ा है, कह रहा मेरी जिंदगी का सवाल है, बता बता तू, बता तू चांदनी से प्यार करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ये चंदन है चंदन, और ये वंदन है वंदन। वंदन कह रहा है चंदन से कि बता तू चांदनी से प्यार करता है कि नहीं करता है, बता मेरी जिंदगी का सवाल है। क्यों? क्योंकि घर वालों ने वंदन का रिश्ता चांदनी से करवा दिया, और उनको लग रहा है कि चांदनी से प्यार, चांदनी चंदन से प्यार करती है। तो कह रहा बेटा बता दे, मैं आज ही तोड़ दूंगा रिश्ता और तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, ठीक है। मूवी वाला सीन हो गया ये तो, कि बेटा बता दे जरा। क्यों? क्योंकि वंदन जो है वो संजीव सर से पढ़ा था, और पढ़ के जो है आज इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, आईटीओ। तो घर वाले तो भैया शादी करवाएंगे वहीं पर। चंदन जो है वो कमेंट बॉक्स में आशिकी करता था यूट्यूब के, है ना, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आशिकी करता था। इसलिए जो है भाई हमारा चंदन जो है अभी सर पकड़े बैठा, कि एक तरफ प्यार है और एक तरफ जो है यार है। तो प्यार और यार में से किसको पकड़ूं, किसको परेशान, मतलब एक को तो होना ही पड़ेगा, तो एक को तो त्याग नहीं पड़ेगा। तो ये सोच रहा है। लेकिन हमारा जो वंदन भाई है वो एज्योर कर रहा है। एज्योर, एज्योर का मतलब होता है रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई बता दे, जिंदगी का सवाल है। तो अब तो नहीं भूलोगे ना। एब्ज्योर का मतलब, एब्ज्योर का मतलब है बंटी, भैया बंटी ने त्याग दिया हिंसा। और एज्योर का मतलब, एज्योर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना किसी से, ठीक है। मजा आ गया। लो जी नेक्स्ट, अगला है अमास। अमास को मास से भी याद कर सकते हो, अमास, ठीक है। अमास का मतलब होता है पैसा, धन, संपत्ति इकट्ठा करना। भैया जब बुक लाओगे तो ये वाली इमेज इंक्लूड कर देना, आपको मेरी कसम है। कसम दे दी अब तो तूने, यार ऐसे मत करो, कसम देके तो तुम कुछ भी करवा लोगे फिर मुझसे, है भाई, ठीक है। हाँ, डाउट ग्रुप बनवा देंगे बेटा, टेंशन ना ले, बनेगा आपका डाउट ग्रुप। अमास, अमास का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ठीक है। गैदर करना, गैदर मतलब इकट्ठा करना होता है बड़ी मात्रा में, इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, इकट्ठा करना। ही अमास्ड ह्यूज वेल्थ, उसने जीवन में बहुत सारा पैसा जो है अमास किया। अमास का मतलब है इकट्ठा किया उसने, ठीक है। ये देखो, ये नोटों की गड्डियां रख रखी है ना भाई साहब, ये देखो, ये सोना, हीरे, चांदी, सोना, सोने की ये ईंटें, ये जवाहरात, है ना, सिक्के, पैसा। तो उसने जिंदगी में बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा धन जो है वो क्या किया, इकट्ठा किया। और इकट्ठा करना क्या हो जाएगा, अमास, ठीक है। अमास का एक्चुअल में मतलब धन इकट्ठा करना ही होता। इकट्ठा करने का तो हम नॉलेज भी कर सकते हैं, गधे भी इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन ये धन संपत्ति के लिए आता है। इसीलिए जब मुझसे पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि ये वर्ड यूज कहां होता है, क्योंकि आगे चल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो समस्या आती है ना, क्लोज टेस्ट वगैरह में पता नहीं चलता है, जैसे वर्ड दिखते हैं, तो ये यहां से क्लियर होगा धीरे धीरे। नेक्स्ट, ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति, नाउन इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है। वन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की सहायता करता है निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से मतलब सेल्फलेसली, ठीक है। सेल्फलेसली का मतलब है उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, ठीक है। अब ये पिक्चर जो है ये मेरी वाली ही लगा दी, तो भाई इसकी एक स्टोरी है, कहानी है, फिर कभी बताएंगे। एक हमारी दादी अम्मा होती थी, मैं रास्ते में ऑफिस जाता था ऑफलाइन कोचिंग में, तो रास्ते में मिलती थी बेचारी, तो बहुत एक दिन ठंड में बहुत देखा मैंने कि इनको ठंड लग रही है, तो फिर मैंने इनको कंबल भी दिए अलग से और ये सारा सामान वगैरह ये सब दिया। फिर मैं उसके बाद मेरे को चोट वोट, मतलब मैं कहीं बाहर बिजी हो गया, फिर मैं गया, फिर मुझे दिखी नहीं उसके बाद। फिर मैं अभी तो खैर मेरा चोट लग के जाना नहीं होता, तो बस ये अभी लगा दिया। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा फोटो लगाया जाए, बट अब यादव जी ने लगा दिया है तो ठीक है भाई, लगा दिया। बुक में हटा देंगे, है ना, बुक में हम किसी ऐसे व्यक्ति का लगा देंगे जो हमसे ज्यादा करता हो, ठीक है जी। तो वह एक सच्चा परोपकारी है। देखिए सच्चा परोपकारी वो होता है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। हालांकि सेवा करता हो चाहे कैसे भी करता हो, सेवा करना अच्छी बात है, पर जो निस्वार्थ, इसका अपना स्वार्थ ना छिपा हो, उसे हम ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, एलिवेट। सर संकल्प में भी पूरी इंग्लिश आप ही पढ़ाएंगे ना सर? इन सबका पार्ट ऑफ स्पीच याद करना है, नहीं करना है। पार्ट ऑफ स्पीच पेपर में इनका नहीं पूछेगा, वो अपने आप ही आ जाएगा धीरे धीरे। तो कोई पार्ट ऑफ स्पीच याद नहीं करना, बस पढ़ के एक बार समझ लेना है कि हाँ ये होता है, बाकी तो ऑब्जेक्टिव ही पेपर में आएगा और उसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो पिक्चर है, ये सब तो हम इसे लिखते हैं जिससे आसानी हो जाए, ठीक है। और मैं इन सवालों के जवाब भी तेरे तुम्हारे देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं कमेंट भाई, मुझे इधर ध्यान देना है। ये तो यूट्यूब में यहाँ में फर्क क्या रह जाएगा, लास्ट में बताया करेंगे बस डाउट आपको। एलिवेट का मतलब होता है, अच्छा एलिवेट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। तो एलिवेट का मतलब होता है दर्द कम करना, ठीक है। टू रिड्यूस पेन, ये स्पेशली पेन के लिए आता है, या समस्या को कम करना भी कह सकते हो, बट मोस्टली ये पेन के लिए यूज होता है। कम करना, राहत देना, किसमें, दर्द में या समस्या में, ठीक है। मेडिसिन एलिवेटेड हर पेन, दवाई ने उसके दर्द को क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे ये बच्चा है देखो, ये उसकी मम्मी है, इसने इनके पैरों पे क्या लगाई होगी, दवाई लगाई होगी, या इनके पैर दबाए होंगे, है ना। तो पैरों पे दवाई लगाने से या पैर दबाने से वो दर्द क्या होता है, कम होता है, ठीक है। माँ बाप की सेवा करने से दर्द उनको वैसे भी कम हो जाता है। तो बिल्कुल सही, एकदम बेहतरीन पिक्चर हमने मैच किया यहाँ पर, ठीक है। मजा आ रहा होगा वैसे आपको। नेक्स्ट, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या फटकार लगाना किसी को, और ये कोई बहुत ज्यादा बेहुदे तरीके से डांटना नहीं होता, है ना। ये होता है एक तरीके से जेंटल तरीके से, चेतावनी टाइप का देना, ठीक है। अब क्या करेगा, तेरी बुद्धि लाल कर दूंगी मैं, ऐसे जब करते हैं। तो टू वार्न, चेतावनी देना या स्कोल्ड करना, लेकिन जेंटली, ठीक है, जेंटली, ये नहीं कि पागलों की तरह कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, ठीक। द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को यानी कि छात्र को समझाया, चेतावनी दी एक तरीके से। हालांकि डांट थी इसमें, लेकिन प्यार से समझाया उसको, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा तरीका नहीं था। जैसे यहाँ पर इसको समझा रही है कि बेटा तेरी बुद्धि लाल कर दूंगी, अगर तू कंचे खेलने गया, कहाँ खेलने गया था, कंचे, हम तो बचपन में कंचे खेलते थे, गुल्ली डंडा खेल रहा था गली में, तो हमारी वाली तो ये कहती थी तेरी गुद्दी लाल कर दूंगी, है ना। तो कंचे खेलने गया, अगर तू कंचे खेलता मिला, है ना, तो तेरी गुद्दी लाल कर दूंगी, इसलिए एडमोनिश कर रही है, चेतावनी दे रही है, ठीक है। एजिलिटी, एजिलिटी होती है फुर्ती चुस्ती, ठीक है। जैसे शादी में नहीं होती लड़कों में ऐसे ही डांस करने वाली, एजिलिटी होती है चुस्ती फुर्ती, है ना। तो हमारे जैसे तो यूं ही नाच लेते हैं, ठीक है, लेकिन
आपने देखा होगा जो बूढ़े मतलब शादी वाले लोग होते हैं वो पी के नाचते हैं, उनमें एजिलिटी जब आती है, ठीक है, तो घुड़चड़ी में ऐसी एजिलिटी आती है, पी के आ जाती है। एजिलिटी का मतलब है फुर्ती। अब यहाँ टी वाई लगा है तो टी वाई है तो नाउन हो जाएगा। अब जो जवानी के मिल्खा सिंह थे भाई, बहुत तकड़ी फुर्ती थी। देखो पाकिस्तान वाले को कैसे हराया था इन्होंने रेस में, सब जानते होंगे। और आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शाम तक मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। मिल्खा सिंह हैड ग्रेट एबिलिटी एजिलिटी सॉरी, उनके अंदर बहुत ज्यादा फुर्ती थी व्हेन ही वाज यंग। फुर्ती को चपलता भी कहते हैं ये तो ज्यादा हिंदी हो जाएगी, तो फुर्ती याद रखो तुम, देसी में फुर्ती बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट, एडल्ट्रेट। कमेंट बॉक्स में थम्स अप डाल के बताओ कि भैया हमारे यहाँ भी एडल्ट्रेट करते हैं। एडल्ट्रेट का मतलब है मिलावट करना। क्या करना? मिलावट करना। दूधिया सबसे ज्यादा मिलावट करते हैं, इसीलिए मैंने भाई साहब उन्हीं का फोटो लगाया है। इतना रिलेटेबल बना रखा है कि इस भारत में, मैं सर्च कर रहा था, मैंने कहीं भी इतना रिलेटेबल चीजें नहीं मिली, तो मैंने कहा हमारे बच्चे सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट पढ़ेंगे। फिर दूधिया सबसे ज्यादा मिलावट करता है। 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी की जगह कम से कम 4 लीटर में 5 लीटर पानी गिरता है भाई साहब हमारे यहाँ। होता है कि नहीं होता ऐसा? हाँ। तो एडल्ट्रेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग इम्प्योर बाय मिक्सिंग। मिक्स करके दूध को क्या कर देना? मिलावट कर देना, मिक्स कर देना मतलब, ठीक है। मिल्क वॉज एडल्ट्रेटेड विद वाटर, तो किस चीज से उसे वो किया गया? पानी से। पानी से मिलावट की गई इसमें, ठीक है। दूध में पानी मिलाएंगे और क्या, कुछ तेल थोड़ी मिल सकता है, तो पानी ही मिलाया जाएगा। तो एडल्ट्रेट का मतलब समझ में आ गया, मिलावट करना, ठीक है। एम्बियंस, इसको मेरे साथ पढ़ो। एम्बियंस 5 बार बोलेंगे। एम्बियंस पढ़ो नालायक, क्या देख रहा घूर के? मेरे साथ पढ़ो, पढ़ बेटा, शाबाश मुन्ना, बोल। एम्बियंस, एम्बियंस, एम्बियंस। तुम कहते हो ना प्रोनाउंसिएशन, बेसिक में सब कुछ सिखा दूंगा धीरे धीरे। एम्बियंस, एम्बियंस, फिर 5 बार एम्बियंस, 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 ठीक है। एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, आसपास का वातावरण। एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस, किसी जगह का माहौल, किसी जगह का वातावरण। जैसे कहते हैं ना यार देहरादून का एम्बियंस बहुत अच्छा है, देहरादून का वातावरण, आसपास का माहौल बहुत बढ़िया है वहाँ पर, ठीक है। तो ये कोई रेस्टोरेंट है, अब आप जाते हो रेस्टोरेंट में, कहीं पे तो गंदगी होती है ना, थूक रखा होता है, जैसे सिनेमा में वो तंबाकू खा के थूक देते हैं राज दरबार, तो ऐसे ही कहीं पे बहुत अच्छा भी होता है। तो द रेस्टोरेंट हैज अ प्लीजेंट एम्बियंस, रेस्टोरेंट का कैसा है माहौल? बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही शानदार माहौल है, ठीक है। नेक्स्ट, एमनीशिया, गजनी। मेरे भाई ऐसे ऐसे पिक्चर लगा रखी है तुम्हारा दिल गदगद हो जाएगा। एमनीशिया, एमनीशिया होता है बच्चा जब आपकी मेमोरी चली जाती है, ये एक बीमारी होती है एमनीशिया भी, लॉस ऑफ मेमोरी। गजनी में यही थी, 2 मिनट में घूसे मुक्के मार के फिर भूलेगा इसको मारा था मैंने, ये एमनीशिया होता है, ठीक है। तो ये बीमारी होती है। ही सफर्ड फ्रॉम एमनीशिया आफ्टर द एक्सीडेंट, और ये जनरली तभी होता है जब किसी को सर पे चोट वोट लग जाती है। उसमें मूवी में भी वो गुंडे उसके सर पे मार देते हैं, तो इसलिए वो बीमारी उसको हो जाती है, ठीक है। सर ये बुक कब आएगी? महिमा तिवारी, नहीं महिमा तो कह रही है कितने घंटे क्लास चलेगी बेटा? क्लास जब देखो अभी तो मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, तो देखो इंट्रक्शन हो रहा है तो टाइम थोड़ा लगता है, तो अभी तो सवा घंटे की 120 1-20 मिनट की चल जाएगी, घंटा 20 मिनट। वैसे 1 घंटे में लगभग मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी, उस समय तो मुझे तुमसे बोलना नहीं है, बस पढ़ते हुए चले जाना है। बाकी तो इतना आसान है पिक्चर वगैरह से कि खुद भी कर लोगे इसको, मैंने इतना आसान बना दिया इस चीज को, ठीक है। चलो जी, तो एमनीशिया समझ में आ गया, लॉस ऑफ मेमोरी। एनेथमा क्या होता है? कर्स होता है, श्राप, श्राप, ठीक है। कर्स, अभिश्राप, ठीक है। अब आपको पता होगा भारत में सबसे बड़ा श्राप जो है ना वो है करप्शन। करप्शन से बड़ा श्राप कोई नहीं है। इससे किसान भी परेशान है, जवान भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है, बुजुर्ग भी परेशान है, किसान है ना, बड़े सब परेशान है। करप्शन इज एन एनेथमा, करप्शन जो है वो एनेथमा है टू डेमोक्रेसी। इसके लिए श्राप है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर घूस बहुत ली जाती है। अगर डेमोक्रेसी ना हो, तानाशाही हो जाए, तो जो भी पता लगा किसी ने घूस ली उसी की गर्दन काट देंगे। तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा श्राप है करप्शन। अगर करप्शन खत्म हो जाए तो हम बहुत तेजी से बढ़ने लगे, बट यहाँ हर आदमी करप्शन में लिप्त है। तो एनेथमा समझ में आ गया, श्राप। एपेक्स, एपेक्स होता है किसी भी चीज का सुप्रीम यानी कि टॉप चीज। जैसे मैंने एक्मे करवाया था अंकित सर से रिलेट करके, याद आ गया? तुरंत आ गया, वो देखो अंकित सर का नाम लेती पहली क्लास में। एक्मे, एक्मे मतलब पीक, तो ये भी तो पीक ही है, ये भी तो शिखर है, ये भी तो जेनिथ। अब जेड पाएंगे तो जेनिथ पढ़ा देंगे, है ना। ही रीच्ड द एपेक्स ऑफ सक्सेस, वो सफलता के शिखर पे पहुंचा। अगर मैं कहूं मेहनत के दम पे, तो मैंने उस दिन कैसे सिखाया था? बाय डिंट ऑफ, कुछ को तो याद भी होगा, बाय डिंट ऑफ हार्डवर्क, बाय डिंट ऑफ हार्डवर्क, तो मेहनत के दम पे पहुंचा, ठीक है। नेक्स्ट, एब्रोगेट, कानून या नियम को रद्द कर देना। टू कैंसिल ऑफिशियली, रद्द कर देना। और इससे बेहतर एग्जांपल मैंने कई घंटे ढूंढा, मुझे नहीं मिला। आर्टिकल 370, ये रिसेंट में है, मोटा भाई अमित शाह। यानी कि पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया था? एब्रोगेट किया गया था, यानी कि रिपील किया गया था, या रिवोक, कानून या नियम को रद्द कर देना, खारिज कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है। द गवर्नमेंट एब्रोगेटेड, सरकार ने रद्द कर दिया आर्टिकल 370 जो कि जम्मू और कश्मीर में था, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला, एक्कोलेड। एक्कोलेड होता है सम्मान, पुरस्कार या सराहना, सराहना मतलब प्रशंसा। तो अवार्ड या प्रेज, प्रशंसा या सम्मान, ठीक है। ऑनर, HONOUR, इसे कहते हैं मेरे भाई हम लोग एक्कोलेड, ठीक है। ही रिसीव्ड अ ग्रेट एक्कोलेड, उसे बहुत बड़ा सम्मान मिला छात्रों से उसके कंट्रीब्यूशन के लिए एजुकेशन में। उस इंसान ने एजुकेशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है छात्रों के लिए, तो छात्रों से उसे क्या मिला? एक्कोलेड मिला, सम्मान मिला। किसको मिला? ये तो मेरी ही फोटो लगा दी भाई, पता नहीं ये कहाँ की फोटो है जरा, ये सम्मान कहाँ कहाँ मिला था? ये तो भाई हमारी ही फोटो लगा दी हो। ये फोटो है, अगर आपको याद हो, हम पटना गए थे बिहार, ठीक है। वहां पर इतना प्यार मिला कि बस मन कर रहा था वहीं पर रो दूं, बहुत ज्यादा इतना प्यार मिला है। इसीलिए हम मीटअप करते हैं, इतना सारा प्यार हमको मिलता है, ठीक है। तो एक्कोलेड, सम्मान। एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस का मतलब होता है मॉडरेट, मॉडरेट, या हम इसको टेम्परेट भी कह सकते हो, लेकिन टेम्परेट तो टेम्परेचर में आ जाता है, ठीक है। स्पेशल वर्ड है एब्स्टीमियस, जो संयम रखने वाला होता है। और ये किस में है? खाली स्पेशल
समझ लो, सिनोनिम्स ना रट के जब वन वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हो ना, तो इससे पता चलता है कि यूज कहाँ होता है। तो एब्स्टीमियस खाने पीने में नियंत्रण रखने में होता है, ठीक है। मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स, मतलब कुछ लोग देखते हैं ना शराब दारू पर पागलों की तरह पी रहे हैं, कुछ लोग खाते भी बेवकूफों की तरह है, ये पिज्जा भी खा लिया, बर्गर भी खा लिया, मोमोज भी खा लिए, तो ये एब्स्टीमियस नहीं होते, ये संयम नहीं रखते हैं, ठीक है। संयम रखने वाले ये लोग होते हैं जो थोड़ा खाते हैं, ठीक है, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। तो ही इज एब्स्टीमियस इन हैबिट्स। और इन हैबिट्स की जगह भी मैं लिख देता हूं इन फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स ये और अच्छा रहेगा, खाने पीने में, ठीक है भाई, वो खाने पीने में संयम रखता है। एब्डिकेट का मतलब होगा किसी चीज को त्यागना, और ऑफिशियली त्यागना। जैसे मान लो मेरे हाथ में पेन है, मैं इसको त्याग रहा हूं, यहां एब्डिकेट नहीं होगा। एब्डिकेट होगा जब किसी पद को त्यागते हैं, तो ये पद छोड़ देना, ठीक है। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना, सत्ता को, पावर को, पावर का मतलब होता है सत्ता, जैसे मोदी जी त्याग दिया राज, या अपने पद को। एग्जाम्पल शानदार उठा के दिया है हमने, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे ना कनाडा के, इनका नाम था ट्रूडो, ट्रूडो ट्रूडो था शायद। तो स्टेप डाउन हो गए थे, स्टेप डाउन का मतलब है इन्होंने पद छोड़ दिया था अपना। बाहर ये होता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या कुछ भी हो। हमारे यहाँ को तो ग्राम प्रधान ना छोड़े अपना पद, समझ रहे हो। एब्डिकेट का ये मतलब होता है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर एब्डिकेटेड हिज पोजीशन, उन्होंने अपना पद जो है वो त्याग दिया। एबडक्ट, एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप कर लेना, अपहरण कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो आपकी प्रेमिका है ना, उनकी शादी कहीं और कराई जा रही है, लेकिन आपने सनी देओल की तरह, ठीक है, काजल इन हाथों ने हथियार छड़े हैं, चलाना नहीं भूले, एबडक्ट कर सकता हूं मैं आज भी, ठीक है। तो इसीलिए काजल को आप क्या करके ले आए, एबडक्ट करके ले आए, किडनैप। आप कहोगे जी काजल के मुंह पे कपड़ा क्यों लगा रखा है, वो तो इसलिए ना काजल को रास्ता ना पता चले आने जाने का, ठीक है। अब खोलेगा थोड़ी देर में, फिर काजल से बात करेगा, क्यों बनाया तुमने मुझे ऐसा, क्यों दी मुझे तुमने ये झूठी तसल्ली, ठीक है। तो इसीलिए आप काजल को क्या कर लाए हो, एबडक्ट कर लाए हो, ठीक है। काजल को आपने एबडक्ट कर लिया है, किडनैप कर लिया। द चाइल्ड वाज एबडक्टेड, तो बच्चे का अपहरण कर लिया। अब चाइल्ड मतलब बेबी, है ना। अब तुम अपने बच्चे को मतलब अपने प्रेमिका को बेबी तो कहते हो, बेबी मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगा, है ना, छुट्टी तसल्ली। तो द चाइल्ड की जगह गर्ल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ भी लिख सकते हो। द गर्ल वाज किडनैप्ड, एबडक्ट का मतलब किडनैप ही होता है, ठीक है। या द बेबी वाज किडनैप्ड, चाइल्ड वाज किडनैप्ड, द मैन वाज किडनैप्ड, तो स्पोकन में आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। या अपने बेबी का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला अबैश, अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा करना। टू एम्ब्रेश, एम्ब्रेस का मतलब भी शर्मिंदा करना ही होता है। जैसे यहां पर रिपोर्ट कार्ड आया, तो हमारा ये मोनू है, मोनू, मोनू, मोनू ने क्या किया, इसके मार्क्स फेल आ गए, एफ का मतलब है फेल रिपोर्ट कार्ड में। तो भाई ये पिताजी हैं, ये एफ फॉर फादर है, ठीक है। तो जो पिताजी हैं, इन्होंने क्या किया, जब इसका रिपोर्ट कार्ड देखा तो ये गुस्से में आ गए कि तूने हमें शर्मिंदा कर दिया, ना कटवा दी तूने हमारी, खा खा के सांड हो रखा, ऐसे तो कहते हैं गांव में देसी में, ठीक है। या दूसरा मान लो कि यहाँ पर ये क्लास में लड़की है चिंकी, तो मोनू ने चिंकी के बारे में कुछ अपशब्द लिख दिए होंगे, उल्टे पुल्टे प्रेम पत्र लिख दिया होगा, लिख सकता है क्लास में, है ना, मोनू निकम्मा है हमारा। तो भाई फटकार मार दी टीचर ने, बोला ये करने आ रखा, बेइज्जती करवाएगा, है ना। तो हिज वर्ड्स अबैश्ड हर, ठीक है, उसके शब्दों ने उसे क्या कर दिया, शर्मिंदा कर दिया, ठीक है। बात क्लियर हो गई, तो मैं भी गांव से हूँ, हाँ, ठीक है भाई। नेक्स्ट खत्म, पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया ये। चलो फटाफट ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ, पहले इसके ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ, अब देखता हूँ तुम्हारा स्कोर कितना आएगा। ईमानदारी से स्कोर बताना, वन वर्ड हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे अभी, पहले इनका ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ। लो जी, चलो, यही तो हमारी क्लास पूरे भारत में फेमस हो रही है, लाखों लाख बच्चे इस समय एडमिशंस लेने के लिए तैयार हो रखे हैं, क्योंकि उनको फटाफट करेंगे। एनआरसी क्या होता है भैया, एनआरसी, ठीक है। एनआरकी का मतलब होता है अराजकता, अ स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट या कंप्लीट डिसऑर्डर, जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, सब कुछ। सर 24 सही हुए हैं, क्या बात है भाई, 25 में से 18, 17, 25 में 25, 23, बहुत बढ़िया भाई, एक रॉन्ग हुआ है, बहुत बढ़िया। चलो टाइम वेस्ट नहीं, आ जा जल्दी फटाफट। लो जी, अराजकता, वन वर्ड में पूछता है कि एनआरसी क्या होता है, अराजकता। ये देखो जैसे वेस्ट बंगाल में है ना, वहां बहुत अराजकता फैल रखी है, ठीक है। मतलब इसमें वहां कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, कोई गवर्नमेंट रूल नहीं होता, एक तरीके से अराजकता फैल जाती है वहां पर। तो एनआरसी लीड्स टू केओस इन सोसाइटी, अराजकता समाज में केओस फैलाती है, यानी कि अव्यवस्था फैलाती है, ठीक। नेक्स्ट थियोक्रेसी, थियोक्रेसी होता है जहां पर धर्म का राज चलता है। और मैंने एग्जांपल ऐसा दिया ना, दिल मार दो फेंक के, ईरान, ईरान में धर्म की सरकार चलती है, मतलब वहां पर मुस्लिमों का है, तो इसलिए मुस्लिम शासित देश है वो, ठीक है। तो एक तरीके से थियोक्रेसी के बेस पे चलता है ईरान, ठीक है। तो ऐसा प्रदेश, ऐसा देश जहां पर धर्म की सरकार चलती हो, ठीक है। मोनार्की, मोनार्की में किसकी सरकार चलती है बताओ, मोनार्की में चलती है राजा की या रानी की। देखो ये इंग्लैंड का है, बेस्ट एग्जांपल दिया, इंग्लैंड में राजा रानी की सरकार चलती है, गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ किंग या क्वीन, राजशाही। और मैंने एग्जांपल भी वही दिया ब्रिटेन का, ब्रिटेन में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, मतलब वहां पर जो है राजशाही चलता है, संवैधानिक राजशाही चलता है, ठीक है। नेक्स्ट अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी होता है नोबल पीपल, कुलीन वर्ग, कुलीन का मतलब है कि वहां पर राजा रानी नहीं होंगे, या अराजकता नहीं होगी, या धर्म का तंत्र नहीं होगा, वहां पर होगा जो उच्च कुल के लोग हैं, ठीक है, उच्च कुल के लोग हैं, एलीट क्लास, ठीक है, उनकी सरकार चलती है। नोबल पीपल, एलीट क्लास मतलब जो कहते हैं हायर सोशल क्लास होता है, ठीक है, पढ़ा लिखा वर्ग जो होता है उसकी क्लास चलती है, ठीक है। तो ये यूरोप में चलता है, इतिहास में पढ़ोगे, इतिहास में सर ने बताया भी होगा आपको, नवीन सर ने, कि भाई यूरोप में ना, है ना, मेडाइवल यूरोप के दौरान, मध्यकालीन यूरोप में कुलीनों का शासन था, मतलब जो पढ़े लिखे उच्च कुलीन टाइप के लोग हैं उनका शासन था वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट टीटी साइड, टीटी साइड क्या होती है, देखो ये बेचारी, है ना, ये बच्चे को माँ की कोख में ही मार देते हैं, है ना, ये बच्चा है, ये गर्भ बना है माँ का, और ज्यादातर कन्याओं को ही मारा जाता है, लड़कों को तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा किसी लड़के को माँ की कोख में मार दिया गया, तो फीटी साइड कहलाता है। ओटी साइड नहीं, पीटी साइड, क्या पढ़ेंगे इसे, पीटी साइड पढ़ेंगे, पीटी साइड, ठीक है। किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड,
एक बच्चे की हत्या जो पैदा ही नहीं हुआ। और फीटिसाइड या भ्रूण हत्या एक गंभीर अपराध है, सीरियस क्राइम है, छोटा मोटा तो है ही नहीं। युक्सॉरिसाइड, अब साइड जो होता है वो मर्डर होता है, कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में साइड आएगा तो मर्डर होगा। तो युक्सॉरिसाइड होता है पत्नी की हत्या, समाज में देखो होती है, बेचारी को मार दिया, पता नहीं क्यों मारा होगा नालायक ने, है ना। ही वॉज अरेस्टेड फॉर युक्सॉरिसाइड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया पत्नी की हत्या के लिए। जीनोसाइड, जीनोसाइड होता है मास किलिंग, मास किलिंग मतलब पूरी जाति को नरसंहार खत्म कर देना, या एक भीड़ को, जैसे कश्मीरी पंडितों को मारा था, तो जातीय नरसंहार होता है, एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती, जातीय नरसंहार होता है। तो द होलोकास्ट वाज जीनोसाइड, होलोकास्ट का मतलब होता है तबाही, जैसे इराक में शायद, इराक या ईरान में कहां चल रहा है वो, है ना, होलोकास्ट का मतलब होता है तबाही, ठीक है, तबाही, ठीक है, वो एक जीनोसाइड था, मतलब वहां पर एक दो नहीं, पशु पक्षी देख रहे बेचारे, कबूतर वबूतर ये सब, बच्चे बूढ़े सब मारे गए वहां पर, ठीक। पीली साइड, पीली साइड में अपने बच्चों की हत्या होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और ये माँ की कोख में नहीं होता, माँ की कोख में तो फीटिसाइड होता है, ठीक है, ये अपने बच्चे होते हैं, जैसे 5-10 साल के हो गए उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो अपनी संतान की हत्या, अब ये एक हरियाणा में थी एक महिला, ये इसका एक सच्चा केस है, मैंने वहां से उठाया ये। हरियाणा वुमेन अरेस्टेड फॉर मर्डर ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों को मारा उसने, इंक्लूडिंग हर सन, अपना बेटा भी मार दिया। टारगेटेड किड्स मोर अट्रैक्टिव देन हर ओन, ठीक है, तो उसने बच्चों को टारगेट किया। अच्छा ये हाँ, हिसार पानीपत का है इंसिडेंट, किलर मॉम हेल्ड फॉर किलिंग विक्टिम्स ही फाउंड मोर अट्रैक्टिव देन हर चाइल्ड। अच्छा उसके अपने बच्चों से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा जो भी उसके बच्चों को लगा कि ये तो मेरे बच्चों से ज्यादा सुंदर है, उसी को मार दिया उसने, पागली थी क्या बिल्कुल। तो फीलिसाइड शॉक्स सोसाइटी, समाज को झकझोर देता है, सीधी सी बात है यार, बच्चे की तो चाहे किसी की भी हत्या कर दो, है ना, तो वो जो है समाज को शॉक करता ही है, ठीक है, चौंकाता ही है, शॉक करना मतलब चौंकाना। तो पेंट्री साइड, पेंट्री साइड की चक्कर में पेंट्री, पेंट्री वो जगह होती है जहां पर हम स्टोर रूम जिसको कहते हैं, है ना, रूम फॉर स्टोरिंग फूड, जहां पर हम भोजन को, है ना, सामग्री को स्टोर करते हैं, ये देखो जैसे ये कक्ष वही है, ठीक है। वेजिटेबल्स आर केप्ट, सब्जियां रखी जाती हैं इन द पेंट्री, पेंट्री का मतलब है किचन में रखी जाती हैं, यहाँ पर साग सब्जी सामान रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्वायर, रिजर्वायर क्या होता है, जलाशय, मतलब जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, ये डैम देखा होगा हमने डैम, इस डैम में ही तो हम, ये रिजर्वायर ही तो है, रिजर्व करते हैं पानी को, ठीक है। द डैम हैज अ ह्यूज रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब होता है पानी का बड़ी मात्रा, ठीक है, ये जरूरी नहीं डैम में है, कहीं और भी कर सकते हैं हम इसको। तो रिजर्वायर का मतलब है जलाशय, यानी कि जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री वो जगह होती है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ सो सकते हैं, स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा, हॉस्टल वगैरह में होता है। स्लीपिंग रूम फॉर मेनी पीपल, छात्रावास टाइप का भी कह सकते हो आप। स्टूडेंट्स लिव इन द डॉर्मेट्री, स्टूडेंट जो है वो डॉर्मेट्री में रहते हैं, ये देखो ये लड़कियों का हॉस्टल है, ये सो रही है, गप्पे मार रही हैं, पढ़ने के नाम पे आई हुई है ये, और यहाँ गप्पे मार रही है, यहाँ पढ़ा है नाला ली जाके। बरो, बरो क्या होता है, बरो वो जगह होती है, एक छेद टाइप का होता है जो कि जानवरों के द्वारा बनाया जाता है, इसमें ग्राउंड के अंदर, ठीक है, अंडरग्राउंड होल कह सकते हो इसको, जैसे खरगोश या चूहा, चूहा कह सकते हो, देखो चूहा उसमें तो रहता है बरो में ही, ऐसे खरगोश भी वो खोद के उसमें रहते हैं अंदर। तो जो ग्राउंड के अंदर यानी कि आपका जो ग्राउंड होता है उसके अंदर जब गड्ढा करके यानी कि होल छेद करके जब रहा कहते हैं उसको हम बरो कहते हैं, ठीक है, उस जगह को। द रैबिट लिव्स इन अ बरो, खरगोश बिल में ही रहता है, चूहा भी बिल में रहता है, ये चुईया है, चुईया, राइट, कितनी प्यारी सी लग रही है ना, बहुत मेहनत से पिक्चर तैयार करी है। नेक्स्ट, सोनेट, सोनेट होती है 14 लाइन की कविता, 14 लाइन्स पोएम, 14 लाइन्स पोएम, 14 लाइन की कविता को हम क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं, ठीक है। शेक्सपियर अक्सर लिखते थे सोनेट, शेक्सपियर के नाम से याद रखना, एस फॉर शेक्सपियर और एस फॉर सोनेट, और लाइन कितनी होती है इसमें, 14, वन वर्ड में आपसे पूछ लेता है कि 14 लाइन की कविता को क्या कहते हैं। फिर है हैकू, ये इस बार के सीजीएल के एग्जाम में पूछा था, एडिक्विटी में, एसएससी सीजीएल 2025, हालांकि ये सारे अभी मैंने रिसेंट वाले उठाए हैं जो पेपर में इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। हैकू, अ 3 लाइन्स जापानीज पोएम, ये भारत की नहीं, जापान में जनरली हम यूज करते हैं 3 लाइन की पंक्ति, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है अ वर्ल्ड ऑफ ड्यू एंड विद इन एवरी ड्यू ड्रॉप अ वर्ल्ड ऑफ ड्यू, ठीक है, तो ये जापानीज उसमें होता है। हैकू इज अ वेरी शॉर्ट शॉर्ट पोएट्री, एक छोटी सी कविता होती है बस 3 लाइन की, ठीक है। ब्लैशमी, इसे ब्लैस्फेमी नहीं कहते, ब्लैशमी कहते हैं, ब्लैशमी, ब्लैशमी का मतलब होता है धर्म के बारे, सॉरी ईश्वर के बारे में, धार्मिक चीजों के बारे में अपशब्द बोलना, ठीक है। स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड और रिलीजन, वही धार्मिक चीजों के बारे में अपशब्द बोलना, तो यहाँ पर बोलने से है, स्पीकिंग का मतलब गलत बोलना। अब अगर धार्मिक वस्तु का अपमान, मूर्तियां तोड़ दी, नहीं वो मूर्तियां तोड़ दी ब्लैशमी में नहीं आता, उसको अलग पढ़ाएंगे, सैक्रिलेज, है ना। ये है ब्लैशमी में सिर्फ बोलना होता है, भगवान के बारे में या धर्म के बारे में गलत शब्द बोलना, ठीक है। हाँ जी, ब्लैशमी हर्ट्स रिलीजियस फीलिंग्स, ब्लैशमी जो है वो रिलीजियस फीलिंग्स को क्या करता है, हर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, तो यहाँ पर बोलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईश्वर की निंदा, धर्म की निंदा। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है पवित्र चीजों के प्रति अपमान करना, ठीक है, सेक्रेट चीज, सेक्रेट थिंग्स, अपवित्र या अपमानजनक, शोइंग डिसरेस्पेक्ट टू सेक्रेट थिंग्स, ठीक है। तो अब जैसे कंगना जी हैं, ये भी ये काम करती हैं, ठीक है, तो इनका भी यही चीज है, ये भी ऐसे ही करती हैं बिल्कुल। प्रोफेन एडजेक्टिव भी होता है, प्रोफेन वर्ब भी होता है, दोनों हो जाते हैं, ठीक। अब आप कहोगे भैया ये तो ब्लैशमी का भी वही मतलब होता है, हालांकि इसमें हम लोग सिर्फ गॉड और रिलीजन के लिए आते हैं, और इसमें प्रोफेन में गॉड भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, या धर्म से जुड़ी हुई कोई और चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस इतना सा फर्क है, अदरवाइज दोनों में लगभग लगभग सेम है, ठीक है। तो शी यूज प्रोफेन लैंग्वेज, अब लैंग्वेज जैसे क्या है यहाँ पर नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में, तो उसने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, ठीक है, लेकिन किसके प्रति होता है, ये भी धार्मिक चीजों के प्रति होता है, ठीक है। एम्फीबियन, एम्फीबियन वो होते हैं जो जमीन पे भी रहते हैं, हीरा जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, जैसे कि मेंढक। तो फ्रॉग क्या है, एक प्रकार का एम्फीबियन है, जैसे मछली नहीं रह सकती, मछली नहीं रह सकती, मछली केवल जल में ही रहती है, तो फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, ठीक है। कछुआ भी एम्फीबियन है, ठीक। एक्वेटिक, देखो ये एक्वेटिक, एक्वेटिक होता है जैसे मछली जो केवल पानी में रहती है, और जैसे कि फिश, एग्जाम्पल भी मैंने सटीक दिया बिल्कुल। आर्बोरियल, आर्बोरियल ना तो आपका जमीन पे रहते और ना ही आपका वो, जमीन का मतलब प्रॉपर जमीन पे ही नहीं रहते, उनका मेनली पेड़ों पे रहते हैं। अब पेड़ों पे जनरली कौन रहता है, जैसे बंदर, हीरा, मंकीज,
तो बंदर जो है वो पेड़ों पर रहता है जनरली, तो इसीलिए लिविंग ऑन ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट। टी टोटलर होता है जो बिल्कुल भी दारू सिगरेट शराब नहीं पीता, ड्रग्स नहीं लेता है। वन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, बिल्कुल भी नहीं लेता, शादी वादी में भी नहीं पीता। ये बेचारे चाय पी रहे हैं सारे के सारे, जो ये जो है ये टी टोटलर है। इनके हाथ में बियर की बोतलें हैं, ठीक है, ये दारू पीने वाले हैं, ये टॉपर है, टॉपर इनके लिए एक वर्ड आएगा आगे चल के, टॉपर। ठीक है, और ये हमारा भाई चाय पी रहा है, ये टी टोटलर है। तो ही इज अ टी टोटलर, वो शराब बिल्कुल नहीं पीता। टॉपर तो आगे नहीं आ गया। ये हमारा रामपाल है, रामपाल। रामपाल भाई तूने तो बोतल ही लगा दी मुंह पे। रामपाल ने मुंह पे बोतल लगा दी भैया। अ टॉपर, अच्छा वो वाला टॉपर अलग होता है, TOPPER, वो तो क्लास टॉपर होता है, स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, है ना, एग्जाम टॉपर। ये टॉपर जो है ये दारू पीने वाला है, रूइंस हिज हेल्थ, वो अपनी हेल्थ को खराब कर लेता है, शराबी पियक्कड़ होता है भैया, देख रहे हो, बोतल ही लगा रखी है मुंह पे ही, है ना, बिल्कुल नीट ही पी रहा है। मार्टर होता है शहीद, और ये आपको पता ही होगा कि भाई जम्मू कश्मीर में अभी एक डोडा रोड एक्सीडेंट हुआ था, ये रिसेंट में कल परसों की खबर है, तो वो पिक्चर हमने यहाँ दी है। तो ये हमारे भाई जो है शहीद हो गए, 10 सिपाही थे वो शहीद हो गए। ठीक है, और भगत सिंह जो थे वो एक क्या थे, मार्टर थे। ठीक, नेक्स्ट। पैट्रियट क्या होता है, देशभक्त। आज 26 जनवरी है, आप देखोगे आज सबकी देशभक्ति बाहर निकल के आ जाएगी, कल से वो देशभक्ति खत्म हो जाएगी। चलो कम से कम एक दिन के लिए तो आती है, पर मैं तो कहता हूँ पूरे साल के साल रहनी चाहिए। तो एक पैट्रियट जो है वो अपने राष्ट्र की सेवा करता है, सर्व करता है अपने राष्ट्र को। पॉस्थ्यूमस होता है मरणोपरांत, जब किसी को मरणोपरांत अवार्ड मिलता है उसे कहते हैं पॉस्थ्यूम। जैसे ये एक शहीद थे राइफलमैन कुलभूषण माटा, इनकी पत्नी और इनकी माताजी को मरणोपरांत अवार्ड मिला। अगर मरणोपरांत आपको अवार्ड मिलता है तो वो पॉस्थ्यूमस अवार्ड होता है। ठीक है, तो ही गॉट अ पॉस्थ्यूमस अवार्ड का मतलब है मरणोपरांत, जीवित रहते नहीं मिलता, मरने के बाद मिलता है। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट होता है कि भाई जो परंपरा से बिल्कुल अलग चलता है, जो परंपरा को नहीं मानता है, या इसको मूर्तियां तोड़ने वाला भी कह सकते हैं वैसे तो, मोहम्मद गौरी वगैरह, लेकिन वो व्यक्ति जो बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस के बिल्कुल अपोजिट चलता है। तो क्लास में ये लड़का देखो, ये बिल्कुल इसने भी शर्ट ड्रेस यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, ये भाई हमारा अलग ही रूप में आ रखा है। तो ये एक तरीके से आइकोनोक्लास्ट कहलाएगा। आइकोनोक्लास्ट केवल मूर्तियां तोड़ने वाले को ही नहीं कहते कि ब्रेक इमेजेस, ये परंपरा को भी कहते हैं। वन हु अपोजेस ट्रेडिशंस और बिलीव्स, भैया मैं ना मानता किसी के बिलीफ, मैं इन प्रिंसिपल्स को मानता हूं। ठीक है, तो वह परंपरा तोड़ने वाला है, मतलब उसकी जो विचारधारा है वो परंपरा के खिलाफ। ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग से एग्जांपल दिया इसका। खत्म हो गए, वाह जी वाह। लो भाई 5 मिनट में इनका ऑब्जेक्टिव पेपर तैयार हो जाओ, हम सब डाल दोगे भैया 5